इंडियन आईटी सर्विसेज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। एक साइड का ये बोलना है कि एआई की वजह से ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज बिजनेस मॉडल्स एक थ्रेट बन सकते हैं, और दूसरी तरफ ये कहना है कि एआई बल्कि एक थ्रेट नहीं, उन्हीं कंपनीज के लिए एक नेक्स्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो पहले प्रॉब्लम समझो। ट्रेडिशनली क्या होता था, जो हमारी आईटी कंपनीज हैं जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस या एचसीएल टेक, ये अपने इंजीनियर्स प्रोवाइड कराती थी बाहर की कंपनीज को। जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी है अमेरिका में या यूरोप में, उसको टेक्नोलॉजी का काम करवाना है तो वो इंडिया में आकर टीसीएस या इन्फोसिस को बोलते थे कि आप हमारा काम करो। तो टीसीएस और इन्फोसिस अपने इंजीनियर्स प्रोवाइड करवाते थे और रेवेन्यू मेनली बिलेबल आवर्स पर चलता था। तो अब जैसे कि एआई आ गया, तो एआई की वजह से कोडिंग, टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन जैसे कई काम बहुत स्पीड से होने लग गए। तो अगर पहले वही काम 100 इंजीनियर्स करते थे तो फ्यूचर में हो सकता है 70 इंजीनियर्स कर ले। तो अब ये चीज़ जो इन्फोसिस और टीसीएस के क्लाइंट्स हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि यार जब कम इंजीनियर्स लगेंगे तो हम इन्हें ज़्यादा पैसे क्यों दें। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई काम 100 इंजीनियर्स करते थे और हर इंजीनियर 8 घंटा काम करता था, तो लगभग 100 इंटू 8 800 रुपये के हिसाब से इनका बिल बनता था। लेकिन अब वही काम जब 70 लोग कर लेंगे तो उनका बिल भी कम बनेगा। तो क्लाइंट बोलता है कि यार हम आपको एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें। और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में इतनी अनसर्टेनिटी है कि उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी टेक्नोलॉजिकल स्पेंड्स बहुत कम कर दिए हैं, और साथ में जीसीसीज यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उनका भी कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले क्या होता था कि हम जो फॉरेन कंपनीज हैं अमेरिका और यूरोप में, वो यहाँ आकर इंजीनियर्स हायर करती थी, लेकिन अब उन्होंने खुद के जीसीसीज बनाने चालू कर दिए और डायरेक्ट अपने खुद के इंजीनियर्स हायर कर रही हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो प्राइसिंग पर यूनिट पर प्रेशर आ सकता है, और दूसरा जीसीसी से कंपटीशन है और स्पेंडिंग भी बहुत वीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर जो बेरिश लोग हैं वो कहते हैं कि हम इस चीज़ को ज़्यादा मल्टीपल क्यों दें। मान लो पहले इन्फोसिस और टीसीएस को 35 से 40 प्राइस अर्निंग रेशो मिलता था, लेकिन अब वो घटकर 15 रह गया है, यानी कि अब अर्निंग्स मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से 8-10% ग्रोथ कैसे आएगी। पहले हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज 12-15% ग्रोथ करती थी, जिस वजह से उन्हें 35 से 40 का पी मिलता था। अब अगर इन सारी चीज़ों की वजह से ग्रोथ घटकर रह जाएगी 1, 2 या 3%, तो फिर ज़्यादा मल्टीपल क्यों दे। अब अगर बुलिश पॉइंट्स देखें तो ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं कि एआई को सिर्फ ऐसे मत देखो कि ये आएगा और इंजीनियर्स की जॉब को रिप्लेस कर देगा, बल्कि एआई को ऐसे देखना चाहिए कि इससे टेक्नोलॉजी कितनी चीपर और फास्टर हो गई है। अगर पहले कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट 10 करोड़ में बनता था, तो अब वही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट 3 करोड़ में बनने लग गया है। तो क्लाइंट सोचते हैं कि यार इतना सस्ता मिल रहा है कि तो इसको बनवा ही लेते हैं। तो प्राइस पर प्रोजेक्ट तो कम हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंडियन आईटी सर्विसेज सिर्फ कोडिंग नहीं करती। मान लो कोई एक अमेरिकन बैंक है, उसके पास 20 साल पुराना टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, उसके पास हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं और पता नहीं कितने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं। अब उसको अपना सिस्टम पूरा मॉडर्नाइज कराना है, तो वो इतना आसान नहीं है कि वो चैट जीपीटी से सिर्फ कोड लिखवा ले। यहीं पे इंडियन आईटी सर्विसेज की जो एचसीएल, इन्फोसिस और टीसीएस हैं, उनका सालों का नॉलेज और एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि अब उनको पहले पूरा डेटा समझना पड़ेगा, पुराने सिस्टम को नए सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा और सारा प्रोसेस सब कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब तीसरा बुलिश पॉइंट देखें तो एआई खुद एक नया सर्विस मार्केट क्रिएट कर रहा है। मान लो किसी क्लाइंट को एआई लगवाना है, तो उसे सिर्फ एआई मॉडल नहीं चाहिए, साथ में उसको डेटा इंटरप्रिटेशन, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, एआई इंटीग्रेशन, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस भी चाहिए। और यहीं पर हमारी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए एक नया रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी भी है, और इसका सिग्नल भी मिला। टीसीएस का Q1 FY27 में लगभग एआई एनुअलाइज्ड रेवेन्यू $2.6 बिलियन तक पहुंच गया, और साथ में कंपनी ने एसकेएफ के साथ $800 मिलियन की एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन डील भी अनाउंस की है। तो अब पूरी डिबेट को अगर एक एग्जांपल से समझें, तो मान लो कि ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस जो 100 रुपीज़ का रेवेन्यू है वो घटकर 70 रुपीज़ पे आ गया, और एआई लेड बिजनेस रेवेन्यू 10 से बढ़कर 50 हो गया। तो एक्चुअली में एआई इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए थ्रेट नहीं बना, बल्कि एक नया अपॉर्चुनिटी बन गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस जो 100 रुपीज़ से गिरकर 70 तो आएगा ही, लेकिन साथ में एआई लेड बिजनेस अगर 10 का 10 ही रहा, तो फिर एक्चुअली में प्रॉब्लम है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों अलग चीज़ हैं। रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है इन कंपनीज की स्लो हो, लेकिन एआई प्रोडक्टिविटी की वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट अगर कम हो गई तो मार्जिन्स एक्चुअली में इंप्रूव हो जाएंगे। तो असली क्वेश्चन ये नहीं है कि अब एआई इंडियन आईटी इंडस्ट्री को कितना डिस्ट्रॉय करेगा या कैसे डिस्ट्रॉय करेगा।
असली क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिशनल आईटी वर्क से कितना बिजनेस डिस्ट्रॉय होगा, एआई से कितना नया रेवेन्यू क्रिएट होगा और प्रोडक्टिविटी का जो बेनिफिट है वो क्लाइंट को मिलेगा या इंडियन आईटी कंपनीज अपने मार्जिन को रिटेन कर पाएंगी। वीडियो को तुरंत लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इंडियन आईटी इंडस्ट्री को लेकर बुलिश फील करते हो या बेरिश। फिर अगली वीडियो में ऐसे ही एक नए सेक्टर पे एनालिसिस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।